ओम नमः शिवाय। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आनंदमय जीवन यूट्यूब चैनल में, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है। आज की कहानी है एक गरीब किसान और उसकी समझदार बेटी की। दोस्तों, ये सिर्फ एक साधारण ग्रामीण परिवार की बात नहीं है। एक कहानी है उस सच्चाई की जहां ईमानदारी और बुद्धिमत्ता मिलकर के अन्याय को हारने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक और सीख देने वाली कहानी, गरीब किसान की समझदार बेटी केवल आनंदमय जीवन पर। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। नवलपुर नामक गांव में गंगाराम नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक मरियल लंगड़ा घोड़ा और एक गधा था। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी राधिका के साथ अपना बुढ़ापा का गुजारा कर रहा था। एक दिन गंगाराम ने अपने लंगड़े व मरियल घोड़े पर लकड़ी का गट्ठर लादा और अपनी बेटी राधिका से कहने लगा कि बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट करके आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गई तो मैं तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छी चीज लेकर के जरूर आऊंगा। पिता की बात सुनकर के राधिका ने कहा कि आपकी इच्छा पूरी हो बापू, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे मनहूस लोग होते हैं। वहाँ कुछ लोग पैसा बनाने के लिए आते हैं और कुछ लोग लूट लिए जाते हैं। लकड़ी बेच करके जल्दी सी घर लौटाना, मैं खाना बना करके आपका इंतजार करूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कह करके गंगाराम लंगड़े व मरियल घोड़े को लेकर के बाजार की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर के बाद बाजार में पहुंच करके एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो। काफी देर के बाद एक धनी आदमी जिसका नाम था विक्रम, जो अपने आप को काफी होशियार समझता था और लोगों को ठगने का काम किया करता था, उसकी नजर जब उस लकड़हारे के ऊपर पड़ी तो उसे देखते ही वह विक्रम अपने मन में विचार करने लगा, अरे वाह, इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से मैं ठग सकता हूँ। वैसे भी यह शकल से जन्मजात मूर्ख लगता है। यही सोच करके विक्रम उस किसान के पास पहुंच करके कहने लगा, ए लकड़ी वाले, सारी लकड़ियां बेचनी है क्या? गंगाराम ने कहा कि बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या दोगे? विक्रम ने कहा कि तुम ही बताओ क्या कीमत चाहते हो? 2 चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्कों का सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचोगे? गंगाराम सीधा साधा आदमी था, विक्रम की चालाकी को समझ नहीं सका और कहा कि बेच दूंगा हुजूर, भला इसमें क्या मुझे ऐतराज हो सकता है? विक्रम ने कहा कि तब ठीक है, यह लो चांदी के 2 सिक्के और अपने मरियल घोड़े को लेकर के जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। गंगाराम ने कहा कि बहुत अच्छा हुजूर, ठीक है, चलिए। सिक्का लेने के बाद गंगाराम अपने घोड़े को लेकर के विक्रम के पीछे चल पड़ा। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है, यही विचार करते हुए विक्रम के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर के बाद विक्रम गंगाराम को लेकर के अपने घर पहुंच गया। विक्रम ने कहा कि लकड़ियां यहीं पर छोड़ दो और तुम जाओ। अब जैसी हुजूर की आज्ञा कह करके गंगाराम ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तभी विक्रम कहने लगा कि रुक जाओ, यह तुम क्या कर रहे हो? गंगाराम ने कहा, हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ी उतार रहा था ताकि अपने घोड़े को ले जा सकूं। विक्रम ने कहा, अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं है जो तुमने लकड़ियां बेचते वक्त मुझसे मंजूर की थी? गंगाराम ने कहा, कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपके 2 चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियां बेची हैं। गंगाराम ने कहा कि सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्के के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालात में बेचेगा? विक्रम की बात सुनकर के गंगाराम की होश उड़ गए। हुजूर, आप यह क्या कह रहे हैं? विक्रम ने कहा कि मैं सही कह रहा हूँ, शर्त के अनुसार अब यह घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। गंगाराम ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा मत करिए हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा। गरीब किसान गंगाराम बहुत रोया, चिल्लाया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन विक्रम ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया और उनसे कहने लगा कि देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया और अब मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। क्या हम रहम करने के यह योग्य है? वहां पर जो भी लोग बैठे थे वह सब कहने लगे कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। विक्रम मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। विक्रम ने कहा कि फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? वहां पर इकट्ठे लोगों ने कहा, भैया मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। विक्रम ने कहा, हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर विक्रम गंगाराम को सरपंच जी के पास ले गया, जो कि विक्रम का घनिष्ठ मित्र था, और उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया।
सारी बात सुनने के बाद सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुना दिया। लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष इसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं है। सरपंच का फैसला सुनने के बाद गरीब किसान गंगाराम ने कहा कि यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा गंगाराम अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ अपने घर पहुंच गया। राधिका ने जब अपने पिता के चेहरे को उदास देखा तो उसने कहा कि बापू, यह क्या तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? गंगाराम कहने लगा, क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ भी नहीं था। आज हमारा लंगड़ा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। गंगाराम ने सारी आप बीती अपनी बेटी राधिका को सुना दिया। सारी बातें सुनने के बाद राधिका ने अपने पिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। उसके बाद खाना खा करके दोनों बाप बेटी सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण गंगाराम चारपाई से उठ नहीं सका। अपने पिता की हालत देख करके राधिका कहने लगी कि बापू, तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ी अच्छी कीमत पर बेच सकूं। गंगाराम ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। बेटी राधिका ने अपने गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर निकल पड़ी। राधिका अपने मन में विचार कर रही थी कि यदि वह बेईमान धनी आदमी मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। और थोड़ी देर के बाद जब वह बाजार पहुंच जाती है, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां सस्ते दामों में ले लो। उसे रोज भी वह धनी आदमी, उस दिन भी जिसका नाम विक्रम था, किसी को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। उसने लकड़ियां बेच रही राधिका की ओर देखा और अपने मन में सोचने लगा, वाह भगवान, आज फिर एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल लंगड़ा घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ पूरा गधा मिल जाएगा। इतना सोच करके विक्रम राधिका के पास पहुंचा और कहने लगा, अरे लड़की, क्या अपनी लकड़ियां बेचनी है? क्या कीमत है इनकी? राधिका ने कहा कि चांदी के 3 सिक्के हुजूर। विक्रम ने कहा, महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? राधिका ने कहा, सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं, मंजूर हो तो बोलिए। यह लड़की तो बहुत सयानी लग रही है। खैर कोई बात नहीं है, जल्दी ही इसकी सारी अकलमंदी गायब हो जाएगी। विक्रम सोच ही रहा था कि राधिका कहने लगी, क्या सोचने लगे हुजूर, जल्दी बताइए वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूं। राधिका की बात सुनकर के विक्रम ने कहा, ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन यह लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचनी होंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? विक्रम की बात सुनकर के चतुर राधिका चौंक उठी। तो यह वही बेईमान धनी आदमी है, आज इसकी खैर नहीं है। ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। राधिका सोच ही रही थी कि तभी विक्रम बोल पड़ा, अरे लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। राधिका ने कहा, ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, वह यह है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वह होंगे। राधिका की बात सुनकर के विक्रम मन ही मन चौंक उठा, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही वह मुस्कुराता हुआ बोला कि ठीक है, चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। देर न करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे लेकर के चलो। राधिका अपने गधे को सेठ के पीछे पीछे लेकर के चलने लगी। बेईमान कहीं का अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है, जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। राधिका सोचते हुए विक्रम के घर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? विक्रम कहने लगा, अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई क्या? मैं याद दिलाऊं? राधिका ने कहा, अभी गधा बांध देती हूँ हुजूर। और राधिका ने चुपचाप गधे को बांध दिया। आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर, लाइए अब मुझे मेरी कीमत दे दीजिए। विक्रम ने कहा, जरूर जरूर, लो संभालो अपने सौदे के 3 सिक्के। राधिका ने कहा, ठहरो हुजूर, यह आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियां जिस हालत में थी उसी हालत में खरीदी, और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे कि जिस हालत में वो होंगे, इसलिए इस समय वे आपके एक हाथ के साथ हैं। अतः आप सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए, और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए सिक्कों के साथ अपना हाथ मुझे दे दीजिए। राधिका की बात सुनकर के विक्रम के होश उड़ गए। क्या बक रही हो लड़की, तुम्हारी यह मजाल, मैं कहता हूं निकल जाओ यहाँ मेरे घर से। राधिका ने कहा, बकवास नहीं कह रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। विक्रम ने कहा कि तुम्हारी यह मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। राधिका ने कहा, ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर के ही जाऊंगी। और राधिका जोर जोर से चिल्लाने लगी।
सुनो सुनो भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। विक्रम सोचने लगा, हे भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। राधिका ने कहा, आप तो सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ सेठ जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। धनी सेठ विक्रम ने कहा, अरे बेटी, हाथ के बदले में तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। राधिका भी अपनी जिद पर अड़ी थी, नहीं सेठ जी, मुझे यह सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ चाहिए। अब विक्रम मन ही मन सोच रहा था, लगता है आज यह 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। राधिका और विक्रम का शोर सुन करके देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे लोग वहां करके इकट्ठा हो गए। राधिका ने उन्हें सारी बात सुना करके अंत में कहने लगी, अब आप सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। सारी भीड़ कहने लगी, हाँ हाँ मिलना चाहिए। सेठ, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त कर लिया था, आज तुम्हें भी उसके अपने हाथ को इस लड़की को देना होगा, बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम भी साथ चलेंगे। सरपंच जी का नाम सुनते ही विक्रम का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं अपनी इच्छा से सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग राधिका और विक्रम के साथ उसी समय सरपंच जी के पास पहुंच गए, जो विक्रम का घनिष्ठ मित्र था और इस बात को किसी को खबर नहीं थी, लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर के उलझन में पड़ गया। सरपंच अपने मन में विचार करने लगा, यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूं तो सारे लोग मुझे अधर्मी और अन्यायी कहेंगे, और यह बात महाराज तक यदि पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि तभी राधिका हाथ जोड़ करके कहने लगी, गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। राधिका और वहां पर आए हुए सभी लोग की बात सुन करके सरपंच कहने लगा, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी यह विक्रम ही है, और तुम्हारी मांग जायज है, लेकिन बेटी तुम एक इंसान का हाथ लेकर के क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी विक्रम दे रहा है उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। राधिका ने कहा, नहीं सरपंच साहब, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने राधिका को बहुत समझाया, तब ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। विक्रम राधिका की बात सुनते ही बोल पड़ा, नहीं हुजूर, मैं इसकी यह मांग स्वीकार नहीं कर सकता, यह कीमत बहुत ज्यादा है। राधिका ने कहा, हुजूर, यदि यह कीमत इसके एक हाथ से अधिक है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर न करके इसका एक हाथ काट कर मुझे दिलवा दें। घर में मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन विक्रम से कहना पड़ा, सेठ कसूर तुम्हारा है, शर्त के मुताबिक अपना हाथ काट करके इसे दो या फिर 50 सोने के सिक्के दो, यही हमारा फैसला है। सरपंच का फैसला सुन करके विक्रम के पैरों के तले जमीन खिसक गई, लेकिन मरता क्या न करता, उसे राधिका द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। विक्रम ने कहा, ले चतुर लड़की 50 सोने के सिक्के, लेकिन यह मत समझना कि तुम मुझसे ज्यादा चालाक है। सेठ जी, सच्चाई तो यही है कि मैं आपसे ज्यादा चालाक हूँ। विश्वास न हो तो आजमा करके देख लो। राधिका की बात सुन करके विक्रम के दिमाग में एक विचार आया, चिड़िया स्वयं ही जाल में फंसने को तैयार है, क्यों न दूसरी चाल चल करके अपनी 50 स्वर्ण मुद्राएं वापस ले ली जाएं। कुछ देर तक सोच करके विक्रम कहने लगा, रे बेवकूफ लड़की, यदि तुझे अपनी चतुराई पर इतना ही भरोसा है तो लगा ले एक शर्त, हम दोनों सबके सामने एक एक अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं, जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूँ और बदले में तुझे केवल 50 सोने के सिक्के ही लगाने होंगे। राधिका भी सेठ की बात सुन करके तुरंत बोल पड़ी, ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है, लेकिन 2 शर्त तुम्हें और भी याद रखनी है। एक तो यह कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा, और दूसरी यह कि यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने यह कह दिया कि यह किस्सा सच है तो फौरन वो हारा हुआ माना जाएगा। अब बोल तू तैयार है? मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपसे चतुराई का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। विक्रम और राधिका के इस मुकाबले के बारे में सुनकर के सरपंच जी भी अपने मन की प्रसन्नता को छुपाता हुआ बोला, मैं और गांव वाले तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार हूँ, अपना किस्सा सुनाओ। सरपंच का इशारा समझ करके विक्रम मन ही मन प्रसन्न हो उठा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वह कहता है कि एक बार मुझे अपने घर में गेहूं के 2 दाने पड़े हुए मिले, तो मैंने उन दोनों दानों को उठा करके खिड़की के बाहर फेंक दिया।
और देखते ही देखते कुछ दिनों में उन दोनों से अंकुर फूटा और एक हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने गेहूं के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों के रूप में उग गए कि उसका एक जंगल बन गया। उस गेहूं के जंगल में ऊंट, घुड़सवार जो भी जाता कई दिनों तक भटकते रहते और कहते, भगवान यह कैसा घना गेहूं का जंगल है, निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। विक्रम का किस्सा लगातार जारी था और फिर वह कहने लगा कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 5 भैंसें गेहूं के जंगल में घुस गईं और सारी भैंसें गायब हो गई। मैंने जंगल में घुस करके उन्हें कितना ही ढूंढा पर भैंसों का नामो निशान तक नहीं मिला। जब फसल के काटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई भैंसें मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी भैंसों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए 10 किलो गेहूं का आटा पिसवा करके मैंने बाकी गेहूं को अच्छे दाम में बाजार में बेच दिया। जितने की भैंसें थी गेहूं की फसल को बेच करके उससे 2 गुना मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने दिन हो गए गेहूं का आटा पिसाए हुए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। पत्नी कहने लगी, अभी अजी बना करके लाती हूँ, लीजिए पेट भर करके गेहूं की रोटी और सरसों का साग खाइए। सेठ जब खाने लगा तो कहने लगा, मजा आ गया, परंतु अभी उसने 2-4 निवाले ही खाए होंगे कि अचानक सेठ ने कहा कि मेरे मुंह से भैंसों की आवाज आने लगी और मैं पूरी तरह से घबरा उठा। हे भगवान, इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी को समझ पाते एक भैंस मेरे मुंह से निकल करके कूद पड़ी। पलक झपकते ही दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, इस तरह से सब निकल करके आप सामने खड़ी हो गई और चलने लगी। कहने लगी, हाय रे दैया, यह क्या हो रहा है? अरे यह तो हमारे गेहूं के जंगल में खोई हुई 5 भैंसें हैं। बस यही मेरा किस्सा खत्म हुआ। अब आप सब बताएं कि मेरा किस्सा कैसा रहा। सरपंच जी तुरंत बोल उठे, मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। विक्रम, तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहां मौजूद सभी लोग भी बोल उठे, हाँ, विक्रम की कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसा न कभी हमने देखा है, न सुना है, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। सेठ जी, वाह, बन गया काम। लड़की को तो मेरी कहानी को सच बतानी ही होगी, वरना उसे हारना ही होगा। विक्रम इतना सोच ही रहा था कि राधिका बोल पड़ी, वाह वाह सेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लग रहा है। आप जैसे चतुर और धनी लोगों के साथ तो इससे भी कई गुना ज्यादा मजेदार घटनाएं घटित होती होंगी। राधिका की बात सुनकर के विक्रम कहने लगा, अच्छा तो फिर मैं जीता, लाओ मेरे 50 सोने के सिक्के मुझे दे दो और यहाँ से अपना मुंह काला करो। राधिका कहने लगी, ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप मेरा किस्सा भी सुन लो, फिर फैसला होगा कि कौन जीता है और कौन हारा है। ठीक है, सुनाओ अपना किस्सा। राधिका ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। उसने कहा कि एक बार मैंने गांव के बीचों बीच कपास का एक बीज बो दिया। अगले दिन उस स्थान पर बादलों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया पहाड़ों पर पड़ने लगी। गांव के लोग कहने लगे, वाह, इस कपास की पेड़ ने तो इतनी गर्मी में भी पूरे गांव को अपनी छांव से ठंड में ढका रखा हुआ है। सच भाई, उस लड़की ने तो कमाल का पेड़ लगाया है, भगवान उसे खुश रखे, पूरे गांव के लोग यही कहते। जब कपास पक गई तो मैंने उसे साफ किया और बोरी में भर करके 100 घोड़ों पर लाद दिया और अपने भाई से कहा कि भैया, अब तुम इन कपास को ले जाओ और शहर जाकर के सारा कपास बेचाओ। मेरा बड़ा भाई अपने घोड़ों का कारवां लेकर के शहर की ओर निकल पड़ा। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 3 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। पता नहीं मेरे भैया के साथ क्या बीती होगी, अब किसको राखी बांधा करूंगा। लेकिन हुजूर, अभी कुछ दिन ही पहले मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी धनी आदमी ने उसे लूट करके मार डाला। राधिका की कहानी सुन सरपंच समेत वहां के सारे आदमी चौंक पड़े। कहने लगे, हाँ हुजूर, बड़ी बदकिस्मत हूँ मैंने तो हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया और मुझे उस हत्यारे के बारे में पता चल गया। लोग कहने लगे, क्या, कौन है वह खूनी दरिंदा बेईमान? राधिका ने कहा कि वह कोई और नहीं हुजूर, यह वही धनी व्यक्ति है जो आप सबके सामने खड़ा हुआ है। इसने अपने गेहूं के जंगल में ही मेरे भाई की हत्या की थी। तभी सरपंच जी और अन्य लोग चिल्ला उठे, नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात को किसी भी तरह सच मान नहीं सकते। उसने कहा, हाँ हाँ हुजूर, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है, ऐसा कभी सच नहीं हो सकता। राधिका ने कहा, हुजूर, यदि मेरी बात झूठ है तो सेठ जी से पूछ लीजिए। राधिका की बात सुनकर के बेचारे सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बुरा फंसा अपने ही जाल में। विक्रम सोचने लगा कि यदि मैं इस बात को झूठ कहता हूं तो मुझे इस चतुर लड़की को 500 सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि सच कहता हूं तो उससे भी बुरा होगा। यह लड़की मरे हुए भाई का हर्जाना मुझसे मांगेगी और साथ ही रुई से लदे हुए 100 घोड़े भी मुझे देने पड़ेंगे, और हो सकता है कि इंकार करने की दशा में मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। सेठ अपने आप को कोसते हुए सोच ही रहा था कि राधिका कहने लगी, क्या सोच रहे हो सेठ जी?
जल्दी कहिए मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर सच। राधिका की कहानी जल्दी ही सरपंच जी की समझ में आ चुकी थी। इस लड़के ने तो बड़ी चतुराई से फांसा है मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं, मैं चाह करके भी इस बार अपने मित्र की कोई मदद नहीं कर सकता। सरपंच सोच रहा था कि विक्रम ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र सरपंच की ओर देखा। मेरी तरफ मत देखो सेठ, जल्दी से जवाब दीजिए, लड़की सच बोल रही है या झूठ। बेचारे विक्रम के सब्र का पैमाना टूट चुका था। वह फूट फूट कर रोते हुए चीख पड़ा, भगवान करे तेरी जुबान टूट करके गिर जाए। झूठी लड़की बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। राधिका कहने लगी, तब मैं चतुराई के मुकाबले में आपसे जीत गई। लाइए दीजिए मुझे 500 सोने के सिक्के। विक्रम ने चुपचाप 500 सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली उस लड़की को पकड़ा दी। लो यह 500 सोने के सिक्के की थैली और फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अभी मैं इस समय तेरी गर्दन दबा दूंगा। इसके बाद चाहे कुछ भी मुझे भोगना पड़े। राधिका ने कहा कि मैं तो जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें अपनी गांठ में बांध लेना। पहली यह कि किसी भी कमजोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरी बात यह कि कभी भी किसी को बच्चा समझ करके उसे अकल के मामले में शर्त मत लगाना, वरना शायद वो दिन तुम्हारी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। बेचारा सेठ अपने कर्मों पर पछताने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। राधिका भरी सभा से अपनी जीती हुई सोने के सिक्के लेकर के अपने घर आ जाती है। उधर गंगाराम अपनी बेटी को बिना गधे के वापस लौटते देख करके सोचने लगा, अरे उसके साथ तो गधा है ही नहीं, कहीं मेरे जैसे उसके साथ भी तो नहीं हुआ होगा। सोचकर बेचारे किसान का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। लेकिन जब राधिका ने उसके पास पहुंच करके उसे सारी घटना सुनाई और 550 सोने के सिक्के दिखाए तो किसान की खुशी का ठिकाना नहीं था। किसान खुशी से बोल पड़ा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक नहीं जान पाया कि मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है। तो साथियों, कैसी लगी आपको आज की ये सच्ची और प्रेरणादायक कहानी? क्या हमने कभी सोचा है कि इस समाज में गरीब कहलाने वाले लोग ही असल में सबसे अमीर होते हैं? अपने विचारों, संस्कारों और सच्चाई में इस किसान की बेटी ने हमें यही सिखाया कि ज्ञान और आत्मविश्वास किसी जाति, वर्ग या दौलत का मोहताज नहीं होता। ऐसी ही सच्ची, जीवन को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए आनंदमय जीवन के साथ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको किसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आनंदमय जीवन को, तो आज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जीवन में हर दिन कुछ नया और सीखने के लायक जुड़ता रहे। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय राम जी की।